आज हम उन रेगुलेटरी रीजन्स को तफसील से पढ़ेंगे जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें प्रमोटर्स, इन्हेंसर्स, साइलेंसर्स और इंसुलेटर्स शामिल हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 का जो प्रमोटर है ये दो क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, इसलिए ये बाईपार्टाइट प्रमोटर है, जिसमें एक एलिमेंट जो है वो कोर प्रमोटर एलिमेंट है, जिसकी पोजीशन तकरीबन -31 से +6 तक होती है, जबकि जो दूसरा अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट है इसकी पोजीशन -187 से -107 तक होती है। इनमें तकरीबन दोनों एलिमेंट्स के अंदर 85% तक होमोलॉजी है, ये मिलते जुलते ही एलिमेंट्स हैं दोनों। और इनमें जो बाकी के एलिमेंट से डिफरेंट जो चीज़ इन्हें बनाती है, जो बहुत अनयूजुअल इनका एक करैक्टर है, वो ये है कि ये जीसी रिच रीजन होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जिन प्रोमोटर्स को यूज़ करता है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक्चुअली इसके साथ आकर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ने जुड़ना होता है। अब किस टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ आके जुड़ेंगे उस पे बेस करता है कि इन प्रमोटर्स का स्ट्रक्चर कैसा हो। सो जो भी ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके अंदर स्पेसिफिक प्रमोटर यूज़ हो सकता है, और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमोटर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे टाटा बॉक्स है या कैट बॉक्स है या जीसी रिच रीजन है। यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स जो है ये तकरीबन 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मौजूद होता है। इसको गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी कहा जाता है। इसका जो सीक्वेंस है वो एक कंसेंसस सीक्वेंस होता है, TATAAA। ये इसी तरह से है जिस तरह कि हमने प्रोकैरियोट्स के टाटा बॉक्स की बात की थी, जो कि 10 बेसिस अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट मौजूद था, और उसका सीक्वेंस जो था वो TATAAT था। ये जो टाटा बॉक्स है ये एंजाइम्स की करेक्ट पोजीशनिंग के लिए इसकी ज़रूरत होती है, और जहाँ ये टाटा बॉक्स मौजूद होता है उसके बाद इसके अपस्ट्रीम डिफरेंट प्रमोटर एलिमेंट्स हो सकते हैं, और इसके डाउनस्ट्रीम जो है वो आरएनए की इनिशिएशन साइट शुरू होती है। इसके अलावा बहुत से प्रमोटर्स के अंदर इनिशिएटर सीक्वेंस मौजूद होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट पॉइंट को डिफ़ाइन करता है। यूकैरियोटिक क्लास 2 प्रमोटर्स का एक और बड़ा कॉमन सा एलिमेंट जीसी बॉक्स है, जिसका सीक्वेंस GGGCGG है। ये एक कंसेंसस सीक्वेंस है, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट होती है उसके अपस्ट्रीम 40 और 100 बेस पेयर्स के दरमियान के रीजन में ये मौजूद होता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ सिंगली 1 कॉपी ही हो, लेकिन ये भी होता है कि इसकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ मौजूद हों। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके इसके साथ बाइंड करते हैं वो SP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। कैट बॉक्स या CAAT बॉक्स ये तकरीबन 40 से 100 बेस पेयर्स के दरमियान मौजूद होता है। ट्रांसक्रिप्शन साइट से अपस्ट्रीम मौजूद होगा यकीनन, क्योंकि ये प्रमोटर का एलिमेंट है ये भी, और इसका कंसेंसस सीक्वेंस जो होगा वो CCAAT होगा। इसके साथ आगे जुड़ने वाले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो CTF और NF1 हैं। एक टिपिकल प्रोटीन कोडिंग जीन के साथ बहुत से एनहांसर्स एसोसिएटेड हो सकते हैं, और वो काफ़ी डिस्टेंस से भी काम कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स तकरीबन जो ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट है उससे 700 to 1000 बेस पेयर के डिस्टेंस पे मौजूद हो सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो कोडिंग जीन है वो यहाँ मौजूद है, और इमीडिएटली उसके अपस्ट्रीम प्रमोटर मौजूद है, लेकिन इन्हांसर उससे काफ़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन ये इन्हांसर यहाँ होते हुए भी अपना काम कर सकता है। अब जो प्रमोटर है इसके लिए हमें मालूम है कि ये हमेशा ही जीन के अपस्ट्रीम मौजूद होता है, लेकिन इन्हांसर्स में ऐसा नहीं होता। इन्हांसर्स कभी अपस्ट्रीम मौजूद हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये जीन के डाउनस्ट्रीम मौजूद हों, और इवन कि ये इंट्रोनिक रीजन के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। ये किसी भी ओरिएंटेशन में रिलेटिव टू प्रमोटर ये अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं।
तकरीबन 500 बेस पेयर्स का जो इन्हेंसर है इस पे आके काफ़ी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं अपने आप को अटैच कर सकते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए बाइंडिंग साइट मौजूद होती है और इसका जीन के एक्सप्रेशन पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्हेंसर्स जो हैं ये जीन प्रमोटर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको रेगुलेट भी करते हैं। मतलब इनकी जो एक्टिविटी होती है वो टिश्यू स्पेसिफिक होती है। समटाइम्स क्या होता है कि ये डेवलपमेंटल स्टेज स्पेसिफिक होती है कि जो डेवलपमेंट की स्टेज है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ डिटर्मिन होती है कि इन्हेंसर जो है उसने अपनी कितनी एक्टिविटी शो करनी है। इन्हेंसर पे जो प्रोटीन्स आके बाइंड करती हैं वो एक्टिवेटर के थ्रू को एक्टिवेटर के साथ अटैच होती हैं और ये जो को एक्टिवेटर है बेसिकली एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ जैसे आपको ये डायग्राम में ये को एक्टिवेटर नज़र आ रहा है। एक्टिवेटर जो है इन्हेंसर के साथ अटैच है, उसके बाद को एक्टिवेटर अटैच है इसमें। अब ये को एक्टिवेटर जो है ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट है, जिसकी वजह से ये सारे प्रोटीन्स जो कि प्रमोटर एलिमेंट पे जुड़े हुए हैं ये प्रोटीन्स इन्हेंसर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ को एक्टिवेटर्स हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेजेस या HATs भी हो सकते हैं। जब इन्हेंसर एलिमेंट के साथ आकर एक्टिवेटर अटैच होता है तो वहाँ पे HAT को रिक्रूट कर दिया जाता है, यानी जो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज है। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज के उस जगह पे आने से क्या होगा कि DNA और हिस्टोन प्रोटीन के दरमियान जो एसोसिएशन ऑलरेडी मौजूद है उसको रिलीव करना मकसूद होता है, क्योंकि अगर हिस्टोन और DNA बहुत मजबूती से आपस में एसोसिएटेड रहेंगे तो फिर ट्रांसक्रिप्शन इन्हांस नहीं हो सकेगी। जब हिस्टोन और DNA के दरमियान मौजूद एसोसिएशन को रिलीव कर दिया जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन इन्हांस हो जाएगी एंड दिस इज़ एक्चुअली द जॉब ऑफ इन्हांसर। जीन की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए या रिप्रेस करने के लिए जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन्हें साइलेंसर्स कहा जाता है। अब जब ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन होनी है तो उसमें एक तो रिप्रेसर आएगा और वो साइलेंसर एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा। इसके अलावा को रिप्रेसर प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि रिप्रेशन ऑफ प्रोटीन के जीन एक्सप्रेशन में काम कर रहे होते हैं। रिप्रेसर जब आकर साइलेंसर एलिमेंट के साथ अपने आप को अटैच करते हैं तो होता क्या है कि ये अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्टिवेटर काम कर रहा है ना। जैसे हमने वहाँ देखा था कि जो DNA और हिस्टोन के दरमियान एसोसिएशन था उसको लूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ उसका रिवर्स होगा। जब यहाँ पे आके रिप्रेसर्स को साइलेंसर एलिमेंट के साथ रिक्रूट किया जाएगा जो कि डिफरेंट किस्म के हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस हो सकते हैं, तो उस वक्त DNA और हिस्टोन के दरमियान जो एसोसिएशन है वो मज़ीद टाइट हो जाएगा ताकि रिप्रेशन हो सके और जीन एक्टिविटी जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। यूकैरियोटिक जीनोम जो है वो कुछ तो यूक्रोमाटिन के फॉर्म में होता है और कुछ कंडेंस्ड हेट्रोक्रोमाटिन के फॉर्म में होता है। जो यूक्रोमाटिन है ये जीन रिच एरिया होता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमाटिन है वो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होता है और इसके साथ साथ वो उसमें जीन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। सो जो हेट्रोक्रोमाटिन का रीजन है उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो नेबरिंग DNA के एरिया में पहुंच सके, अपने आप को स्प्रेड कर सके, जिसके लिए फिर नेचुरली वहाँ बैरियर्स का होना ज़रूरी होता है ताकि ये स्प्रेडिंग रोकी जा सके। जबकि अगर जो जैसे हेट्रोक्रोमाटिन है ये बहुत ज़्यादा चूँकि कंडेंस्ड है और जीन पुअर एरिया है, अगर ये स्प्रेड करेगा और इसकी नेबर के तौर पे कोई बहुत एक्टिव जीन मौजूद है और वो एक्टिव जीन अपना काम कर रहा है तो उस एक्टिव जीन तक हेट्रोक्रोमाटिन को स्प्रेड होकर नहीं जाना चाहिए। सो वहाँ पे बैरियर नेचुरली लगाना पड़ता है और ये जो बैरियर है यही एक्चुअली कहलाता है इंसुलेटर। ये ट्रांसक्रिप्शनल बॉर्डर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल डोमेन को मीडिएट करता है।